Hello students, good morning to all of you. Good morning, sir. Good गुड morning. मॉर्निंग सर। Good morning. कैसा रहा टेस्ट, कैसा रहा था आप लोगों का? टेस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा? सर अभी फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा, बाकी बच्चों ने दिया जी होगा ना सर। जिनका टेस्ट हुआ था, उनका कैसा रहा? तो सबसे पहले आप टेस्ट निकालेंगे बेटा, अपना टेस्ट निकालेंगे और उसमें जिसका जो डाउट है वो अपना डिस्कस करेंगे। मैं टेस्ट शेयर कर रहा हूँ। आर यू एबल टू सी स्क्रीन? Yes, आर यू sir. लिसनिंग में बेटा? हाँ, तो इसमें देखो मैं कॉल करूंगा आपको। जो टेस्ट के क्वेश्चन है उसमें 1 से लेके 4 तक किसी का प्रॉब्लम, 1 2 4। So 3. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में था द प्लॉट ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन आर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू पी ऑर्बिटल। देखो, अगर एस ऑर्बिटल के लिए उठता था तो ऊपर से उठाते थे आप, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे Yes, sir. सपोज आर और आर 1s ऑर्बिटल है तो मैंने बोला था ऐसे लगाना है आपको, है ना। Yes, sir. टच नहीं करेगा. लेकिन पी के लिए फर्क ये होता है कि इसका मतलब जो ऊपर से उठ रहे हैं वो आर वाले हैं, ये एस वाले एस के लिए हैं। ये तो एस के लिए हो गया 1s, ये ऊपर जाके नीचे जा रहा है, ये 2s हो गया। और जो नीचे से उठेगा वो आपका पी या डी के लिए होगा। जैसे यहाँ से नीचे से उठ रहा है, क्योंकि 1p होता नहीं है, 1p होता नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये ऐसे जा रहा है ऊपर, देखो तो ये हो गया 1p। इसलिए मैंने बोला था एनसीईआरटी के लास्ट में ये 1p का भी हो सकता है या 2d का भी हो सकता है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है 1p और 2d। जैसे ये देखो, ये 1p और ये तो दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब तो स्क्वायर होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये तो ग्राफ ही सही नहीं है। आर के साथ नहीं होता, आर स्क्वायर होता, तब मैंने बताया था आपको आर स्क्वायर होता है तब ऊपर ऊपर की साइड चलते हैं। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट चलो बेटा, देखो ऐसा ही कुछ आपको एग्जाम में लगेगा। मेरा हमेशा एफर्ट ये रहता है कि जैसा आपका फीलिंग्स एग्जाम में आती है, पढ़ने से पहले आपको कैसा लगता है और एग्जाम देते टाइम कैसा लगता है, बिल्कुल वैसा रहना चाहिए। तो जैसे आपने खूब सारा प्रिपरेशन किया, लेकिन जैसे पेपर आया आपके सामने, टेस्ट आया आपके सामने, तो आपको लगा यार अभी और पढ़ना चाहिए, हमें अभी कुछ और रिक्वायरमेंट है, अभी Yes, कंप्लीशन sir. नहीं है। हम हमेशा एग्जाम में ऐसे लगेगा। जब बिल्कुल आप फाइनल एग्जाम दे के आओगे ना बेटा, तब भी आपको यही रियलाइज होगा, अरे अभी कुछ थोड़ा और करना चाहिए था, तो 2 4 क्वेश्चन और हो जाते। तो उसी थीम पे अपने काम करते हैं हमेशा, तो रिजल्ट भी उसी से आता है अपना। तो देखो So 4 ये तक। 2p हाँ, पूछा था ना, 2p ऑर्बिटल, तो 2p का c टू कैसे पी हो गया? किसका पूछा है उसने? बिकॉज 1p तो है ही नहीं ना बेटा, 1p तो है ही नहीं, ये 2p ही होगा। 1p तो होता ही नहीं है ना। 2p और d कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से, 3d, क्योंकि 1p तो होता ही नहीं है। तो वन जिसमें पी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही नोड है. वो नोड हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुए, 1p तो है ही नहीं, तो 2p स्टार्ट हो गया ये आपका। 1 तो सिर्फ s होता है, 2 में 2s, और फिर क्या होता है 2p तो फर्स्ट ही है ना, तो फर्स्ट आया ये। ऐसे ही 3d में क्या होगा? 3s 3p 3d, s थर्ड आ गया, p सेकंड आ गया, लेकिन d तो पहला ही है ना ये। तो ये डायग्राम जो है आपका 2p के लिए भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल फॉर 2p एंड एज वेल एज फॉर 3d, दोनों के लिए आंसर होगा ये। उसने 3d का तो दिया नहीं हमें, 2p दे रखा है। सर वही d वाले में r स्क्वायर होता तो फिर ये भी तो ठीक होता अगर r हाँ, तो स्क्वायर. लेकिन ऑप्शन दिया ही नहीं उसने, उसने तो 2p के लिए पूछा है। नेक्स्ट चलो बेटा, 4 तक किसी का और? 4 बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन करता है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ओनली। ये तो खूब किया था, ये तो गलत नहीं होना चाहिए था आंसर। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन वालों को एक्सप्लेन करता है सिर्फ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी अब एप्लीकेबल ही 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम के लिए, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नीचे आते हैं। तो अब देखो, अब ऑप्शन क्या हो सकता था? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम होता तो ये भी ऑप्शन हो जाता बेटा, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन उसने आगे क्या लिख दिया? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। तो नहीं हो सकता ना, कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, चाहे हाइड्रोजन हो, इवन इट इज He पॉजिटिव आयन, इवन इट इज Li2 पॉजिटिव आयन, एटसेट्रा।
तो बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर आपका बी हो जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर है ही नहीं काजोल। सर लेफ्ट हो चुके हैं। सर ने लॉक कर दिया। किसी ने अभी अभी वो क्वेश्चन देखा जो अंसार ने भेजा है ग्रुप पर? हाँ वो फिजिक्स वाला। अलग, हाँ वही क्वेश्चन। नहीं मुझे तो नहीं आता, तुझे आता है? नहीं मैं ट्राई कर रही थी, मेरे से भी नहीं हो रहा है यार। एक्चुअली हाँ मेरे से नहीं आता। पी और क्यू कौन से वेरिएबल है, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यही नहीं पता चल रहा है। बस हाँ। इतना है कि अगर 3 वेक्टर दे रखे हैं तो पॉलीगन लॉ से होगा। मैं भी सोच रही थी सर से पूछे एक बार। हम्म। हाँ हेलो। यस सर। हाँ यस बेटा, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया था। फिफ्थ से लेके 7 तक, 5 to 7, 5 to 7, 9 तक किसी का बेटा, 9 अप टू 9। 9 और 8। 8 and 9. Let's see number of 8 and 9. 8 नंबर प्रॉब्लम, एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ई। सबकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है बेटा।
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 16 E और प्रोटॉन की है 4 E, अल्फा पार्टिकल की है E। ओके, व्हाट इज द qualitative order of the de Broglie wavelength? You know that de Broglie is the lambda is equal to h upon 2m kinetic energy। एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है ना इनके कंपैरिजन में, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो m बहुत ही कम होगा तो लेमडा तो उसका सबसे ज्यादा होगा, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन का लेमडा सबसे ज्यादा होगा। अब आपके पास रह गया एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, यू नो दैट। अब जो नॉलेज आपने की थी वो सब की एप्लीकेशन है, यूज करना है। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना टाइम होता है बेटा? अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम होता है बेटा, याद रखो चीजें, मास 4 टाइम होता है। तो मास 4 टाइम है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अब देखो लेमडा निकालो, पहले लेमडा प्रोटॉन का निकाला, लेमडा ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा h अपॉन 2, सपोज मास ऑफ प्रोटॉन mp, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का है 4e, तो इट मींस इट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 4 to the 8 mpe। सिमिलरली मास लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू h अपॉन 2m। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की टर्म में लिखो, प्रोटॉन की टर्म में लिखोगे तो मास का हो जाएगा 4 टाइम 4 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई देखो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ई दे रखी है, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, अल्फा पार्टिकल के लिए सोल्व किया आपने 4 to the 8 MPE, तो ये भी इतना आ गया, ये भी इतना आ गया, तो इन दोनों का तो इक्वल है। इलेक्ट्रॉन का लेमडा जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, बाकी दोनों का जो होगा वो इक्वल आएगा। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का लेमडा इक्वल आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बिकॉज नेग्लिजिबल है, तो जीरो अप्रोक्सीमेट 0 है, तो 0 से डिवाइड करते हो किस चीज को तो वो बहुत ज्यादा चीज हो जाती है। ये आंसर हो जाएगा आपका। एंड यू आर सेइंग आल्सो अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हिच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा देखो रॉन्ग स्टेटमेंट, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी और टाइम वाला दिया हुआ है, चलेगा, एनर्जी टाइम भी ओके है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था, ओके। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2b ऑर्बिटल। देखो बेटा गलत हो गया ना, हाइड्रोजन लाइक एटम, मैंने बड़ा प्रेशर देके समझाया था आपको। हाइड्रोजन लाइक कौन सा सिस्टम होता है बेटा, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम होता है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चीजें याद रखो बेटा एग्जाम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किससे डिसाइड की जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी इज डिसाइडेड ओनली बाय n, ओनली बाय n। और n देखो ये 2s है ये 2p है, दोनों का n सेम है तो एनर्जी सेम होगा। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दोनों का एनर्जी सेम होगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता देन आप n+l से देखते आप, n+l। अब आप पहला टेस्ट देखो, आपका पहला या दूसरा टेस्ट है, इसमें देखो कि गलतियां कहाँ कर रहे हो आप, कि नॉलेज को अच्छी तरह से लगाना है बेटा। फर्स्ट डे आई टोल्ड यू कि 3 चीजें हैं, चीजों को पढ़ना, चीजों को याद रखना और चीजों को जो है एक्सप्रेस करना, जिसको हम बोलते हैं कि परफॉर्मेंस देना, परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस मिस्टेक है आपका, इसका मतलब चीजें पढ़ी थी लेकिन याद ही नहीं रही आपको। छोटे पॉइंट्स पढ़ा तो था लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स, हाँ यही बेटा, दैट इज द एग्जाम, दैट इज द कंपटीशन, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर ए सीट। और उसमें आपके पास कितने कैंडिडेट होंगे, आपके दुश्मन है बहुत ज्यादा, 12 लाख स्टूडेंट बैठेंगे, 12 लाख स्टूडेंट को कैसे compete करोगे आप, अपनी सीट कैसे लोगे, लगभग अप्रोक्सीमेट 50,000 सीटें, तो ऐसे ही तो compete कर पाओगे आप। एक एक चीज मिस नहीं करनी है, जो लोग मिस्टेक करते हैं उससे आपको बचना है। तो ये देखो ये चीज आपकी पढ़ी हुई है लेकिन आप यहाँ मिस कर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कंपटीशन यही है ना बेटा। तो मैं एज ए कोच आपको बता सकता हूँ कि आप ये गलतियां करते हो, इनको इंप्रूव करो, इंप्रूव करना आपका काम है बेटा। नेक्स्ट टेस्ट में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि चीज जो पढ़नी नहीं है उस चीज का एक एक पॉइंट, एक एक लाइन सब याद करना है उसका, और याद रखना है, सबसे बड़ी बात है उस चीज को याद रखना है आपने। देन नथिंग कैन मैनेकल यू, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जब आपने अगर ये चीज तैयार कर ली ना, पढ़ाई तो सारे ही कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई को लंबे टाइम तक कंसिस्टेंसी के साथ याद कितने रख पा रहे हैं और फिर परफॉर्म कितने कर पा रहे हैं। टेस्ट इसीलिए तो हो रहे हैं आपके कि जो गलतियां करनी है पहले कर डालो, फाइनल एग्जाम में नो चांस।
यस, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक, 10 to 12, 10 से 12 तक किसी का प्रॉब्लम? आगे चलो बेटा 15 तक, अप टू 15, अप टू 15 आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। हाँ, अप टू 15 बीच में हाँ हूँ यस नो करते रहा करो, मुझे पता लगता रहे। 16 से लेकर के आगे चलो बेटा, 16 से लेके 20 तक किसी का प्रॉब्लम? 19। 19 एंड 20 बेटा, देखो 19 एंड 20 चेक करते हैं, लेट्स मी चेक 19 नंबर। देखो, इफ एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल, एक है निकेल और एक है कॉपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट? देखो निकेल का कितना था, एटॉमिक नंबर 28, लिखते थे तो क्या आता था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d लिखना पहले है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करोगे, 4s में, 4s2 निकेल है और d8। कॉपर वाला केस था हमारे पास 29 वाला, एक्सेप्शनल केस था ऑफबो का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d से पहले 4x में इलेक्ट्रॉन भरने 9, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 3d 10 और 4s1 हो जाता है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इलेक्ट्रॉन, जैसे Cu+1 है तो Cu+1 है तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचना चाहिए, यही तो है। अगर Cu2 पॉजिटिव होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो D9 आता, ये तो नहीं हो सकता था D9। मतलब ये वाले क्वेश्चन बेटा बहुत इजी हैं, मतलब ये फाइट करने लायक ही नहीं है। जो बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा ना, ऐसे क्वेश्चन तो गलत करेगा ही नहीं वो कभी। Ni2 पॉजिटिव है, देखो Ni2 पॉजिटिव 2 निकलेगा तो D8 होना चाहिए, ना तो 10 है तो D8 होना चाहिए, 4s2 तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही वेरी इजी क्वेश्चन, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट देखो बेटा फिर 20 नंबर प्रॉब्लम, one mole of nitrogen and 4 mole of hydrogen are allowed to react in a vessel at the after the reaction H2 is added. Aqueous solution require 1 mole of HCl, mole fraction of H2 in the mixture after reaction. एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है ये, और क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालने वाला। N2 बता देता हूँ बट मैं, N2H2 क्योंकि 11th 12th पढ़े ही हो आप, N2H2 मिलके अमोनिया बनाएगा NH3, N2H2 NH3 बनाएगा, तो आप इसका बैलेंस इक्वेशन लिखो, N2 1NH2 3H2 2NH3। फिर अगर उसमें वाटर ऐड करोगे तो NH3 से वाटर ऐड होगा, तो NH3 प्लस वाटर ये बना देगा एक्वस सॉल्यूशन NH4OH वाला। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आ गई। 1 मोल ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन द मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। देखो बेटा, स्टार्टिंग में सपोज आपने 1 मोल लिया, ये इनिशियली ये 1 मोल लिया और हाइड्रोजन लिए 4 मोल, स्टार्टिंग में ये 0 है। लेकिन अगर आप ये 1 नाइट्रोजन रिएक्ट करोगे तो इसके 1 के साथ इसके 3 मोल रिएक्ट हो जाएंगे, तो 1 में माइनस कर दिया 1, ये 1 जाएगा तो ये 3 जाएंगे, तो 4 में से 3 चले गए और ये 2 बन जाएंगे। तो यहां तक रिएक्शन हो गया अब आपका, तो 1 - 1 ये खत्म हो गया 0। लेकिन हाइड्रोजन में देखो 4 3, तो अभी भी 1 बाकी है आपका, 1 मोल बाकी है, और अमोनिया के 2 मोल हो गए। अब आगे रिएक्शन करो, अब अमोनिया के इनिशियली फिर देखो 2 है, वाटर 0 है, और आगे क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, 1 मोल ऑफ अमोनिया NH4OH। HCl कहाँ आ गया, कहाँ दिया, आगे और रिएक्शन दिया है NH4OH के साथ, NH4OH के साथ एक रिएक्शन और दिया है, 1 मोल ऑफ HCl। मान लो HCl डालेंगे तो न्यूट्रल करेगा NH4OH को, तो ये क्या बन जाएगा, NH4OH और HCl, NH4Cl और वाटर। अब कहता है कि HCl, इसके 2 मोल थे हमारे पास, 2 मोल में ये स्टार्टिंग में सपोज 0 है। अब ये कहता है कि 1 मोल HCl के लिए तो NH4OH तो 1 चाहिए ना,
1 NH4OH है तो 1 NH3 1 NH4OH चाहिए होगा, तो 2 में से 1 ये चला गया, अमोनिया में से 1 गया, तभी तो NH4OH का 1 बना, और वो 1 HCl के 1 से रिएक्ट कर गया और ये NH4 आपका लास्ट बना दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मिक्सचर, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है H2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बना दो आप। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 देखो कितने, H2 का आपके पास कितना मोल है, यहां लिए थे आपने H2 के टोटल मोल थे 4 और 4 में से 3 चले गए थे तो ये रह गया था 1, ये 1 मोल आ गया आपका, और बाकी कितना ये खत्म हो गया आपका H2 में, ये अमोनिया खत्म हो गया NH4HCl, ये रिएक्ट कर गया NH4OH H2। रिएक्शन में क्या रहा इधर साफ साफ लिखते हैं, N2 3H2 2NH3, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल है और 4 मोल हाइड्रोजन है, तो 4 में से रिएक्ट तो इसका 1 होगा, इसका 3 होंगे, तो इसके 1 में से 1 चला जाएगा, इसके 4 है 4 में से 3 चले जाएंगे, जितना कोफिशिएंट है उतना बनेंगे, इसके 2 बन जाएंगे, ये 3 गए ये 1 गया, तो ये नेट कितना रहा मेरे पास 0, ये रह गया 1 और ये रह गया 2, यहां तक हो गया। अब ये 2 अब फर्दर रिएक्ट करने जा रहे हैं, फिर ये कह रहा है अमोनिया जो है H2O इज एडिड, H2O इज एडिड, इसमें H2O ऐड किया, H2O ऐड किया तो ये बना दिया NH4OH, तो इसके कितने मोल हैं नहीं बताया उसने, चलो आगे। फिर कहता है एक्वा सॉल्यूशन रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, तो इसका मतलब NH4OH का 1 मोल बनाया, तो अमोनिया का भी 1 मोल जो गया है, 1 मोल गया है, तो थे तो 2 में से ये 1 गया, ये 1 ये 1 HCl से रिएक्ट करके उसने बना दिया NH4Cl और H2O का 1 मोल, 1 इनका बना दिया, एक्वा सॉल्यूशन बन गया। अब हमें ये बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मोल कितना है 1 रह गया था बाकी, आफ्टर द रिएक्शन है ना, इन द आफ्टर रिएक्शन, तो 1 मोल आफ्टर है, और लास्ट में मोल कितने बच गए, फाइनली क्या है, फाइनली जो बचा है एक तो हाइड्रोजन गैस बची है आपकी और अमोनिया गैस बची है, हाइड्रोजन और अमोनिया, हाइड्रोजन का मोल बचा है 1, लास्ट में अमोनिया के 2 मोल थे, 2 में से 1 आगे चला गया, न्यूट्रल होकर के इसमें चला गया, तो 1 और रह गया अमोनिया का 1 रह गया। अब आगे इसमें इन रिएक्शन को भी अगर ऐड करोगे तो वाटर में कुछ अमाउंट बताया नहीं उसने, वाटर लेने की भी जरूरत नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 द मिक्सचर ऑफ रिएक्शन H2 1 मोल नाइट्रोजन 4 मोल H2, ये 6 है, सही किया ना, ये N2 6 किया, बिल्कुल सही है हमारा। हाइड्रोजन अलाउड टू रिड्यूसल आफ्टर रिएक्शन H2 एक्वा सॉल्यूशन मोल 1 मोल HCl, आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, रिक्वायर 1 मोल ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, तो अभी हाइड्रोजन का देखो हमारे पास 1 मोल आ रहा है, लेकिन अमोनिया का जो है टोटल मोल देखेंगे तो 1 इसका है और 1 इसका है, तो टोटल मोल जो है आपके पास इस हिसाब से मोल फ्रैक्शन आ रहा है 1, और स्टार्टिंग में कितने मोल लिए थे देखो आपने, हाइड्रोजन के 4 मोल थे और नाइट्रोजन का 1 मोल था, तो स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग के हिसाब से बताना है, लास्ट के हिसाब से, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन इज, आफ्टर रिएक्शन तो 1 ही बचा हाइड्रोजन का, और टोटल मोल है 1 हाइड्रोजन 1 अमोनिया 1/2 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नहीं है ये, तो नन आ जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ ये 5/6 दे रखा है, तो कोई यहाँ डेटा में प्रॉब्लम है, तो अभी आएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, अभी जब मोल कंसेप्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा आपको ये। इसको लीव करोगे क्वेश्चन को अभी, नेक्स्ट आ जाओ फिर आप, नेक्स्ट वाला 21 से 23 तक बेटा किसी का, हेलो 23 तक, 24 से 26 तक, 24 से 26, सर 23 बता दीजिए।
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p एंड 2p। देखो बेटा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो, क्या फार्मूला था? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बोलो बेटा, बोलते जाओ, बोलोगे तभी सर सीखोगे। अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। बिल्कुल सही है आपका, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। तो एल की वैल्यू, इधर भी पी ऑर्बिटल है तो इधर भी पी ऑर्बिटल है, तो दोनों जगह एल की वैल्यू तो सेम आएगी ना, चाहे 2p हो या 3p हो। 2p के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? 1। 3p के लिए भी एल का वैल्यू कितना होगा? हमें तो p देखना है, एन की वैल्यू थोड़ी देखनी है, एल की देखनी है। सेम है तो सेम आ जाएगा, दोनों जगह सेम आ जाएगा। समझ गए बात? यस सर। यहीं पे आपने मिस्टेक किया होगा। अगर यही क्वेश्चन ऑर्बिटल की बजाय ऑर्बिट बोलता, ऑर्बिट होता तो फार्मूला अलग होता ना बेटा, मैंने बताया था आपको, इन तीनों में कंफ्यूजन होगा एग्जाम टाइम में, तो तब आप लगाते हैं एनएच अपॉन 2 पाई, तब अलग अलग आ जाता। क्लियर? 26 तक बेटा किसी का और, अप टू 26? नो, देन आगे चलो 29 तक। ट्वेंटी नाइन तक किसी का, 32 तक, अप टू 32। ये आ जाओ फिर 33 से 38 तक बेटा किसी का, 33 से 38। नेक्स्ट 40 तक, 44 तक, 45 तक किसी का, 45। 45 वाला कौन सा क्वेश्चन है, इधर होगा ना। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑर्बिट। फिर देखो अगेन, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। के शैल, एल शैल, एम शैल, एन शैल। एन की वैल्यू इसके लिए 1 2 3 4। एन शैल का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई 4। इसमें आपको क्या क्या बताना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2n स्क्वायर। तो 2n की वैल्यू n शेल है तो 4 का स्क्वायर, 32 आ गया। फिर देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का फार्मूला क्या था? n स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं देखो आप, और टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, कौन से टाइप के ऑर्बिटल होंगे? तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल मतलब फोर्थ है तो s, मतलब सब शेल पूछ रहा है, p d और f आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, 36 16 एंड 4। नो इशू बेटा, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बात नहीं, इसी काम के लिए तो आए हो आप, तो ध्यान रखो कि क्या 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 मिस्टेक हो सकती हैं जिसको हम रोक सकते हैं। भाई क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, देन इट डजंट मैटर। लेकिन क्वेश्चन पढ़ा हुआ गलत हो जाए तो उसका आपको दर्द होना चाहिए, उसके लिए आपको अपने आप को जो है डांटना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन क्यों मेरे से गलत हो गया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम फिर आपको रियलाइज हो कि इस तरह की गलती नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट अपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था पीरियोडिक टेबल। यस सर। देखो बेटा आज मैं पीरियोडिक टेबल में आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करूंगा, पीरियोडिक टेबल में कि प्रॉपर्टीज हम पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइज, जिसको आप ऑफ एटम से स्टडी करेंगे। साइज ऑफ एटम, सिंपली बेटा अगर हम सोचें कि साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम क्या होता है, कि सिंपली हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, थियोरेटिकली बात है ये, डिस्टेंस फ्रॉम
न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक सपोज ये कोई एटम है, ये एटम का ये न्यूक्लियस है, यहां से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको साइज, ये हम आर रेडियस बोलते हैं बेटा। बट ये रेडियस किसी भी एटम की वो किस टाइप का बॉन्ड बनाता है उस पर डिपेंड करती है, इसलिए जो रेडियस होती हैं ये हम डिफरेंट टाइप में डिसाइड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, अगर कोई एटम कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवलेंट रेडियस कंसीडर होती है। जैसे आपकी होती है सॉरी मेटेलिक रेडियस, जैसे रेडियस बेटा आपकी होती है वैंडरवाल रेडियस, जैसे एक होती है आयनिक रेडियस। तो डिफरेंट टाइप की रेडियस, साइज जो है डिफरेंट टाइप की रेडियस से मेजर किया जाता है। रेडियस, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैंडरवाल रेडियस। अगर सेम एटम बेटा आपका कोवलेंट रेडियस भी बना रहा है, मेटेलिक रेडियस भी बना रहा है, वैंडरवाल रेडियस भी बना रहा है, तो ऑलवेज क्या होगा, कोवलेंट रेडियस जो होगा उससे ज्यादा आपका मेटेलिक रेडियस आएगी और मेटेलिक रेडियस से ज्यादा वैंडरवाल रेडियस आएगी फॉर सेम एटम। अगर हम सेम एटम की बात करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है कि सेम एटम कोवलेंट रेडियस बनाएगा, कोवलेंट रेडियस से ज्यादा मेटेलिक रेडियस और मेटेलिक रेडियस से ज्यादा वैंडरवाल रेडियस होगी। और आयनिक रेडियस होगी तो आयनिक दो टाइप की हो सकती है, या तो वो क्या है कैटायनिक रेडियस होगी या एनायनिक रेडियस। तो कैटायनिक रेडियस हमेशा न्यूट्रल रेडियस से छोटी होगी और एनायनिक रेडियस सबसे बड़ी होगी सेम एटम के लिए। अगेन सेम एटम और सेम एटम। अब वन बाय वन ये चीज एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे। तो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है क्योंकि किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट करने की कोशिश की। बेटा स्क्रीन प्रेजेंट मत करो, स्क्रीन प्रेजेंट करोगे मेरा तो फिर आप जो है मुझे नहीं सुन पाओगे, फिर मैं हट जाऊंगा वहां से। अब हो रही है बेटा, एबल है? हाँ बेटा देखो, दो पॉइंट दिए मैंने बोला है कि किसी का भी साइज जो डिस्कस करते हो, साइज is considered in the term of radius, and radius are four different type: covalent radius, metallic radius and van der Waals radius, and next one is the ionic radius. अगर आपका किसी सेम एटम का कोवलेंट या मेटेलिक या van der Waals रेडियस है तो कोवलेंट रेडियस से ऑलवेज मेटेलिक रेडियस बड़ा होगा, मेटेलिक रेडियस से ऑलवेज van der Waals रेडियस बड़ा होगा। और अगर आयनिक रेडियस है वो अलग से स्टडी करोगे आप, ये कोवलेंट कंपाउंड या मेटेलिक में होगा, ये आयनिक में होगा। तो आयनिक कंपाउंड में आप तो आयनिक रेडियस में कैटायन जो होगा पॉजिटिव रेडियस छोटा होगा और नेगेटिव रेडियस बड़ा होगा। इस सब का आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है शिवानी, पिन कर लो। बाकी सबको आ रही है क्या? नो सर, नहीं आ रही। किसी को भी नहीं दिख रही स्क्रीन? आप लोग पिन कर लो पहले सर की वीडियो को। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ। आ गई अब बेटा? सर दिख रही है शिवानी, जहाँ पे म्यूट करके नीचे की तरफ आरोप है वहीं पे पिन कर उसको दबा दो, प्रेजेंटेशन वाले में सर का। प्लीज फिर से बोलो काजोल, तुमने क्या बोला? जहाँ से किसी और को म्यूट करते हैं एरो में, कैसे समझा है? हाँ लेकिन मैंने किसी को म्यूट नहीं किया है। मैं बता रही हूँ, वहीं पे सर का जो प्रेजेंटेशन है वहां जाके सर के प्रेजेंटेशन को पिन कर लो। बट आई एम टेलिंग कि स्क्रीन नहीं आ रही है ना, बस, और कुछ क्या है? हे भगवान, मुझे भी नहीं आ रही है स्क्रीन। ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, यहाँ से तो कुछ बच्चों को आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा नहीं हो
सकता। आप में से कुछ लोगों को आ रही है, कुछ की नहीं आ रही है, तो वहां आपको पिन जो है वो हट गया, आपका पिन करना पड़ेगा मुझे आपको। अगर सभी को नहीं आ रही होती तो मुझे यहां से करना होता। तो आपका वहां देखो क्या पॉइंट, वो मैडम जो बता रहे हैं वो फॉलो करो, देखो क्या कह रहे हैं वो। जैसे पिन करते हो ना स्टार्टिंग में क्लास लेने के लिए मेरी क्लास में या किसी भी टीचर को, उसी को पिन करो बेटा। सर जिस स्क्रीन को पिन करते हैं वो ये स्क्रीन नहीं आ रही। अरे नीचे आ रहा है सर का नाम, उसमें जाके पिन करो, एस नाम करके देखो, सुरेंद्र ऐसे कुछ लिखा है सर का नाम, उसको पिन करो। आगे बेटा। हाँ बेटा आ गई, स्क्रीन शो हो रही है अब। आ रही है। यस सर अब आ गई। अब आ गई सर, अब आ गई। बीच में ना किसी ने स्क्रीन वो तो नहीं किया, अपना स्क्रीन प्रेजेंट तो नहीं किया है। वसीम Yes, चौधरी क्या दिखा रहा है ये? से नहीं दिखा। हाँ हाँ बेटा, उसको होस्ट जो है ना उनको मना कर दो, उसको बच्चे को। हाँ तो देखो बेटा, साइज ऑफ एटम स्टडी कर रहे हैं, तो साइज रेडियस की टर्म में स्टडी होता है। रेडियस डिफरेंट टाइप की होती है, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वेंडरवाल रेडियस, आयनिक रेडियस। एक्चुअली होता क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपने। आपकी पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मोस्ट ऑफ जो होती हैं वो मेटल होती हैं, और बहुत कम जो बेटा है वो नॉन मेटल है। और यहीं से डिसाइड होता है कि मान लो यहाँ का कोई मेटल है जितना इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस वाला, इसलिए इन वाले एटमों को इधर वालों को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इतने जिधर इस साइड में जो मेटल्स होंगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्या बोलेंगे इसको हम? जैसे एल्कली मेटल, सोडियम मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो मैं ईपी लिखूंगा उसको। इधर ईपी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। नॉन मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, तो उसको मैं इलेक्ट्रो नेगेटिव मेटल बोलूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैं ईएन में लिखूंगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी बॉन्डिंग में भी आएगा आपका, कि कौन सी एटम किसके साथ जा रही है, तो उससे ये डिसाइड होता है कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। सपोज एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या पहले ईएन ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जा रहा है बेटा, तो इसका बीच उसके बीच दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसलिए कोवलेंट रेडियस कंसीडर होगी। लेकिन ये कोवलेंट जो है दो टाइप का होगा। अब ये कोवलेंट, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सिमिलर एटम है, दोनों एटम जो हैं सिमिलर हैं, एक जैसे हैं बेटा, और यहां डिफरेंट एटम है। अगर सपोज दोनों सिमिलर एटम है, देन हम इसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट। और अगर डिफरेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं हम पोलर। डिफरेंट होते हैं तो प्लस माइनस पार्ट बनेंगे, इसलिए हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट। समझे बेटा आप? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसलिए उसको कोवलेंट रेडियस कंसीडर करेंगे। कोवलेंट भी टू टाइप की होगी, अगर सिमिलर एटम के बीच है या डिफरेंट एटम के बीच है। एज एग्जांपल, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं ClCl। देखो Cl Cl, तो ClCl दोनों, देखो Cl क्या है? नॉन मेटल है,
और दोनों नॉन मेटल बिल्कुल एक जैसी है, सिमिलर एटम है, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे कोवलेंट तो बोलोगे आप, बट ये जो होगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, ये सीन कर सकते हो कि ये Cl और ये Cl, इनके सेंटर पॉइंट ये दोनों के, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस भी r। तो आप इसमें टोटल डिस्टेंस जो निकालोगे या रेडियस कैलकुलेट करोगे वो बेटा ऐसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे केसेस के अंदर r प्लस r इज इक्वल टू d, इसको बोलेंगे हम d। दोनों एटम एक जैसे हैं तो DAA इज इक्वल टू RA, इसको लिख दो RA प्लस RA। दोनों की डिस्टेंस रेडियस बिल्कुल एक जैसी है, बिकॉज बोथ एटम आर आइडेंटिकल, सो वी कैन से दैट DAA इज इक्वल टू 2RA। तो RA कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे DAA बाई 2। तो D क्या है यहां पर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या इंटर न्यूक्लियर दो एटम के बीच का डिस्टेंस बोल सकते हो आप। R जो है रेडियस, इसका मतलब अगर आपको नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस कहनी है तो क्या डिफाइन करोगे, नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ कर लेंगे, तो वो जो रेडियस आ जाएगा हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। तो इसको ये फार्मूला आप यूज करोगे इसके लिए, RADA बाई 2 कैलकुलेट करोगे। यहाँ थ्योरी का ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, आप कंपटीशन में कैलकुलेशंस रहेंगी। तो आप डिफाइन करना चाहो तो क्या कह सकते हो, ये जो नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस क्या होती है, नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस क्या आ जाएगी बेटा, इज इक्वल टू हाफ, ये देखो हाफ 1/2, हाफ ऑफ कौन सी डिस्टेंस बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आपको तो समझना है बात, इतना सारा कुछ करने की, याद करने की जरूरत नहीं, आपको तो ये समझना है अगर दोनों एटम सेम होते हैं तो दोनों की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है उसका हाफ कर दो तो वो आपकी नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस आ जाएगी। अब सपोज अगर कोवलेंट रेडियस दूसरे टाइप की है, डिफरेंट एटम के बीच हो, सपोज H और Cl के बीच आपने बॉन्ड बनाना है, या O और Cl के बीच बनाना है, किसी के बीच भी बनाना है, CuCl के बीच बनाना है, सपोज आपने बॉन्ड, सपोज ये बनाना है CuCl के बीच, तो बेटा CuCl के बीच भी ये भी कोवलेंट बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन ले लो कोई भी, सपोज मैंने कह दिया कोवलेंट रेडियस है ये, तो कोवलेंट जैसे H ले लिया, HCl, ये फेमिलियर एग्जांपल है आपका HCl। अब H और Cl में क्या होता है कि Cl जो है वो नॉन मेटल है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखता है, इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो इस केसेस के अंदर होता क्या है एक्चुअली कि दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, इसलिए एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है कुछ, तो ये कुछ ओवरलैपिंग सी हो जाती है यहाँ पर। तो अब अगर सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये सेंटर का डिस्टेंस आएगा, बट R जो होगा पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये बीच वाला पार्ट कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, DAB इज इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस A प्लस डिस्टेंस B के सम के इक्वल नहीं होगा, इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, वो कम होगा 0.09 डेल्टा एक्स। वो डेल्टा एक्स या डेल्टा काई बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इससे डिसाइड होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, वो गिवन होगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और 0.09 डेल्टा एक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। तो अब देखो Cl का रेडियस यहां जो निकालोगे आप क्लोरीन में, और Cl का रेडियस जो यहां निकालोगे तो उसमें कुछ फर्क आएगा, पोलर कोवलेंट रेडियस में कुछ फर्क आएगा। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, आपको ये पता है कि अगर डिफरेंट एटम दे रखे हैं तो ये फार्मूला यूज करना है HCl में, DAB RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, और अगर दोनों एटम सेम दे रखे हैं तो ये फार्मूला यूज करना है, RA इज इक्वल टू DA बाई 2। क्लियर है बेटा ये बात कोवलेंट रेडियस वाली। इस इक्वेशन का नाम भी पूछा जाए तो इस इक्वेशन का नाम दोगे बेटा, इसको स्टीवेंसन सुमाकर इक्वेशन बोलते हैं, स्टीवेंसन, हालांकि कोई नहीं पूछता ये, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए स्टीवेंसन सुमाकर इक्वेशन, आपसे ये कैलकुलेशंस पूछी जाएंगी। तो ये होती है बेटा कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस जरा मुझे रिपीट करेंगे, कौन से एटम के बीच कोवलेंट रेडियस बनता है, कैसे एटम होने चाहिए, सिमिलर
नहीं बेटा, सिमिलर नहीं, पहले तो कोवलेंट बात करोगे ना, वो तो फिर सिमिलर करोगे तो नॉन पोलर कोवलेंट हो जाएगा वो तो। कोवलेंट किसके बीच बनेगा? हाँ, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच, मतलब नॉन मेटल के बीच जो बनता है जनरली, ऐसा ऑलवेज नहीं है, मेटल भी बना सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस में नॉन मेटल के बीच जो होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब फर्स्ट केस सपोज ये हुआ ए पार्ट। सर आपने जो इक्वेशन का नाम बताया एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? स्टीवेंसन सुमाकर इक्वेशन, स्टीवेंसन सुमाकर इक्वेशन। क्लियर बेटा? चलूं आगे? यस अब सर। देखो, अब ये कोवलेंट रेडियस हो गया। अगर दोनों ही एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब दोनों मेटल हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाए, तो दोनों मेटल है तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मेटेलिक मतलब मेटल के बीच, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, तो मेटल और मेटल जब आपस में बाइंड होते हैं तो जो बॉन्डिंग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसकी रेडियस को हम मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। तो मेटेलिक रेडियस में जैसे एग्जांपल लेता हूं, आपने कॉपर का पीस देखा होगा, ये जैसे कॉपर की कोई पाइप है, ये सपोज कॉपर की पाइप है, तो किसका बना होगा ये बेटा? कॉपर का ही तो बना होगा सारा। सारे एटम किसके होंगे? कॉपर के होंगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये कॉपर बाइंड कैसे होते हैं? कहता है कि एक्चुअल में कॉपर क्या अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या जो भी मेटल है, जो भी मेटल होगी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अपने जो कैटायन बनता है उससे एक स्पेशल पोजीशन ले लेती है, जो आप सॉलिड स्टेट में करते हो, कोई पैकिंग ले लेती है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, और अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर घूमते रहते हैं ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर्स बनती हैं कुछ, इसको बोलते हैं सी मॉडल और मोटल मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसमें मेटल अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच में मूव करते रहते हैं। इसलिए आप क्या करते हो, जैसे मान लो आयरन की कोई वायर पकड़ो आप, और आयरन की, जैसे मान लो क्या पकड़ लिया आपने, आयरन की कोई सुई पकड़ ली आपने, और उस सुई को आप क्या करो, जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर डालो, जहां पर अपने स्विच डालते हैं या करंट आ रहा है, तो आप उसको अंदर डालोगे तो दूसरे हाथ पे आपको करंट आ जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या हुआ, वो आयरन में ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन उसको करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास करते रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा मेटल का। तो अगर मेटल का हम जनरली अपने हिसाब से कंसिडरेशन करें, what will be the picture of metallic radius, then we can consider two metallic atoms. Suppose एक metallic atom है m plus n, एक दूसरा metallic atom होगा m plus n, और बीच में क्या होंगे बेटा उसके, कौन घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है कि अगर मुझे मेटेलिक रेडियस करनी होगी, तो मेटेलिक रेडियस अगर करूंगा तो बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा आ गया ना। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता, कोवलेंट जैसे यहाँ कोवलेंट बना रहा था Cl, लेकिन यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस दूर करना पड़ा अपना इधर। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ m प्लस n, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ओनली फॉर योर विजन। ये इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब रेडियस जो होगी इन दोनों के सेंटर पॉइंट का हाफ होगा बेटा, ये तो क्लियर है ना। जो रेडियस होगी इन दोनों का हाफ होगा, लेकिन ये हाफ पहले वाले से, यहां से यहां तक होता तो कौन सी रेडियस आती बेटा? यहां से यहां तक, वो तो कोवलेंट रेडियस होती, लेकिन ये आगे वाला पार्ट भी तो कुछ बढ़ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया जो इलेक्ट्रॉनों वाला, तो यहां तक कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो रेडियस आएगी ये आपकी कौन सी रेडियस आएगी? आर मेटेलिक। इसको क्या बोलोगे? मेटेलिक रेडियस। इज इट क्लियर? तो एक चीज क्लियर हुई आपकी कि सेम एटम अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और सेम एटम मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है तो रेडियस कौन सा बड़ा होगा बेटा, बताओ? मेटालिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बनाते हैं। अब यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ध्यान देने वाला होता है कि फिर वेंडरवाल रेडियस क्या होती है? वेंडरवाल रेडियस बेटा तब कंसीडर करते हैं किसी एटम का जब नो बॉन्ड होता है, नो केमिकल बॉन्ड, जब ना तो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा हो ना ये आपका कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, तब अगर दो स्पीसीज आके पास में रुक जाएं, जैसे मान लो एक क्लोरीन एटम, अभी आपने देखो क्लोरीन एटम वाला लिया तो आपने बोला ना Cl, अब एक मॉलिक्यूल और आ जाए यहाँ पर Cl, इनको हम सॉलिड स्टेट में ले आए, मतलब पास पास ले आए,
क्लोरीन क्लोरीन को सॉलिड स्टेट में ले आते हैं। ये एक Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2। अब जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखना आप कि दो मॉलिक्यूल एक लिमिट तक ही पास में आ सकते हैं, उससे ज्यादा पास में नहीं आ सकते क्योंकि उनके बीच तो बॉन्ड बनना नहीं है। तो अब क्या है कि ये Cl का पिक्चर अभी आपने देखा ऊपर कि इसका मतलब एक Cl, ये दूसरा Cl, ये सपोज अपने कोई लाइन खींच देते हैं जिस पर ये पास में आ रहे हैं। अब ये Cl जो आया यहां से लेके यहां तक वाली रेडियस कौन सी होगी बेटा, या मैं बोलूं ये वाली रेडियस, एक ही बात है, ये वाली रेडियस क्या होगी, कोवलेंट रेडियस होगी, यहां से लेके यहां तक इस क्लोरीन की। अब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया इधर, Cl Cl, इन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ये सेंटर पॉइंट आ गया। सपोज दैट इज आल्सो कौन सी रेडियस होगी, कोवलेंट रेडियस। अब एक्चुअल में वेंडरवाल रेडियस तब होती है जब दो एटम के बीच बॉन्ड नहीं बन रहा। तो बॉन्ड कहां नहीं बन रहा है, यहां और यहां के बीच बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये डिस्टेंस तो काफी बड़ा होगा ना बेटा, यहां से देखो इस सेंटर पॉइंट से। ये जो रेडियस कंसीडर करोगे, ये ब्लैक वाली मैंने बनाई है, जो दो नेबर एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के नेबर एटम के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं वेंडरवाल रेडियस। मतलब सीधी सी बात है, वेंडरवाल रेडियस कब कंसीडर करनी है, जब कोई बॉन्ड नहीं बना रहा हो, जब कोई बॉन्ड नहीं बना रहा हो। सो इट इज वेरी क्लियर कि सेम एटम के लिए क्या हो गया आपका, अब जो मैंने पॉइंट दिया था फॉर सेम एटम, तीनों रेडियस को कंपैरिजन करो बेटा, फॉर सेम एटम सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफी। कोवेलेंट। कोवेलेंट। उससे बड़ी उसकी कौन सी रेडियस होगी बेटा, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक। और उससे बड़ी रेडियस कौन सी होगी बेटा उसकी, अगर बॉन्ड बनाए ही ना, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो छोटी रेडियस कंसीडर करेगा, मेटेलिक बनाएगा उससे बड़ी, और बॉन्ड बनाएगा ही नहीं तो उसकी कौन सी रेडियस होगी, वेंडरवाल। दैट्स वाई आपको पता है कि जो नोबेल गैसेज होती हैं वो बॉन्ड नहीं बनाती, नोबेल गैसेज बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो नोबेल गैसेज की कौन सी रेडियस कंसीडर करते हो बेटा आप, नोबेल गैसेज, नोबेल गैसेज। तो नोबेल गैसेज या इन केस ऑफ नोबेल गैसेज क्या कंसीडर करोगे, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक या वेंडरवाल, वेंडरवाल। नो, इन केस ऑफ noble gases van der Waal radius will be considered। और दैट्स वाई किसी भी पीरियड में सबसे बड़े एटम का बड़े साइज वाले किसके पार्टिकल होते हैं किसी भी पीरियड में, इन केस ऑफ नोबल गैसेज वैन डर वाल रेडियस विल बी कंसिडर्ड। दैट्स वाई इन ईच पीरियड कौन से पार्टिकल सबसे बड़े होंगे, इन ईच पीरियड लार्जेस्ट एटम ऑफ नोबल गैस, क्योंकि उसकी वेन डर वाल रेडियस कंसीडर कर रहे हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं आपको बोल देता हूं ये ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बताओ लार्जेस्ट साइज किसका होगा बेटा, लार्जेस्ट साइज नियोन। ये सेकंड पीरियड है, नियोन। लार्जेस्ट साइज किसका होगा बेटा, नियोन का। लार्जेस्ट साइज किसका होगा, नियोन का। क्यों होगा नियोन का, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स है और उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। लार्जेस्ट ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस, लार्जेस्ट ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन और वैन डर वाल वाला। अब पॉइंट आता है बेटा आपका आयनिक रेडियस वाला। अगर कोई आयनिक बॉन्ड बनाता है तब कौन सी रेडियस कंसीडर करेंगे हम, लेट्स सी। सपोज नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ गया हमारा आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बेटा तभी कंसीडर होगी, आयनिक रेडियस तभी कंसीडर होगी जब आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच आएगा, साथ आएगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है बेटा मेटल एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव मीन नॉन मेटल। The best example is suppose electropositive metal is sodium
इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज क्लोरीन, दे फॉर्म द आयनिक बॉन्ड Na पॉजिटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव। तो इनके बीच बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक। तो जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच आते हैं तो इनके आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब इस आयनिक बॉन्ड में कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन। अब ध्यान देना बात पे बेटा, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। कैटायन कौन है? Na पॉजिटिव। अब मैं यहां से कंपैरिजन कर रहा हूं और ये Cl नेगेटिव है। अब मेरा कंपैरिजन का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अगर Na है और Na पॉजिटिव है, Na है और Na नेगेटिव है, मुझे साइज बताना है तीनों में। तो हमेशा सेम एटम के लिए, फॉर सेम एटम के लिए ध्यान रखना, फॉर सेम एटम जो एनायन होगा वो लार्जेस्ट होगा। एनायन इज लार्जेस्ट। इसका रीजन क्या होगा कि ये जो होगा, अब सेम एटम के लिए Na पॉजिटिव, सेम एटम में स्मॉलेस्ट, और Na नेगेटिव जो होगा वो लार्जेस्ट होगा साइज में। रीजन क्या होगा कि Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाएंगे, प्रोटॉन डोमिनेंट हो जाएंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएगा। तो यहां तो क्या होता है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों होता है? ड्यू टू, क्या रीजन दोगे बेटा? ड्यू टू प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन जो रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोटॉन देखो इफेक्टिव हो गया, प्रोटॉन इफेक्टिव है तो साइज डिक्रीज हो गया। और लार्जेस्ट क्यों हुआ? यहां पर दो रीजन है। एक तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, मतलब यहां ये इफेक्टिव हुआ। प्रोटॉन इफेक्टिव होगा तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो अंदर खींचेंगे, साइज को छोटा होगा। यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ? लेस इफेक्टिव। एक तो ये रीजन, और दूसरा सबसे बेस्ट रीजन कि आपके पास पहले भी इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव का मतलब और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा। आने वाला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा। दोनों ही रीजन से साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम स्पीसीज में आपने क्या ध्यान रखना है? इफ हमारे पास सेम स्पीसीज है तो एनायन हमेशा लार्जेस्ट होगा और कैटायन हमेशा स्मॉलेस्ट। इसका दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना, अपना का अपने के साथ ही कंपैरिजन करना। जैसे Cl है तो Cl का कंपैरिजन Cl के साथ करना, जैसे Cl पॉजिटिव, Cl और Cl नेगेटिव। तो बताओ बेटा इसमें साइज सबसे बड़ा किसका होगा? Cl नेगेटिव। Cl पॉजिटिव, Cl सिंपली। कैटायन स्मॉलेस्ट, एनायन लार्जेस्ट। इधर से इधर जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। हाँ बोलो बेटा। तो सर एक बार दोबारा हाँ बोलो। सर आपने जो एक बार समझाया है कैटायन में, एक बार दोबारा समझा देंगे? अगर किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो उसको कैटायन बोलते हैं बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे Na है, Na में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो Na पॉजिटिव बन जाएगा, इसको कैटायन बोलेंगे। ये क्या? कैटायन हो जाएगा। तो अब प्रोटॉन तो उतने ही है ना, प्रोटॉन कम थोड़ी हुए हैं। क्या कम हुआ है? इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव कौन हुआ? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालना चाहते हैं तो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन में इफेक्टिव कौन हुआ? डोमिनेंट कौन हुआ? जो ज्यादा होगा वही तो डोमिनेंट होगा बेटा। कैटायन कहाँ आ गया बेटा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन के ये प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अब जब कैटायन बन गया, प्रोटॉन तो अब भी 11 है ना, प्रोटॉन तो अब भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब? 10। तो इफेक्टिव कौन हुआ दोनों में से? इलेक्ट्रॉन। जो ज्यादा होगा वही तो होगा। पता नहीं क्या क्या जवाब देते हो यार। प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, आप कह रहे हो इफेक्टिव हो गया इलेक्ट्रॉन। इफेक्टेड नहीं कह रहा बेटा मैं, इफेक्टेड नहीं कह रहा। इफेक्टिव कौन है दोनों में? डोमिनेंट कौन हुआ? प्रभावी कौन हुआ दोनों में? पावरफुल कौन हुआ? प्रोटॉन, क्योंकि 11 है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो स्मॉलेस्ट साइज में बेटा प्रोटॉन डोमिनेंट है। तो प्रोटॉन डोमिनेंट है तो न्यूक्लियस डोमिनेंट हुआ ना। न्यूक्लियस डोमिनेंट होगा तो साइज को छोटा करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटे हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर?
अब अगर मैं एनाइन की बात करूं तो एनाइन में तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब कौन डोमिनेंट हुआ देखो बेटा, अगर मैंने Na नेगेटिव बना दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। Na नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हुए, तो प्रोटॉन Yes, कम sir, हुए एक तो Yes, sir, लेस इफेक्टिव हो गया, लेस इफेक्टिव हो गया प्रोटॉन, Yes, sir. तो लेस इफेक्टिव हो गया। और दूसरी बात देखो, जितने इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने से साइज तो sir, इंक्रीज होगा। yes, sir. Yes, sir. ये था आपके Thank you, पास सोडियम। ये यहाँ पर पहले सोडियम में होते हैं 281 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो मैंने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो जब इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर 2 थे, 8 थे, फिर आपके पास 1 था, एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहेगा आ तो गए हो आप, लेकिन रिपेल करके रखेगा ना, दूर रहो, रिपल्सन होगा। तो आ तो जाएगा, रिपल्सन होगा, तो साइज तो ओवरऑल बड़ा हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज कम होता है। इसलिए एनायन हमेशा छोटे साइज के होंगे। क्लियर? यस सर। तो कभी भी किसी भी केस में अगर आपके पास सेम एटम है तो हमेशा कैटायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा। अब बेटा साइज पर जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, अब कुछ कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम है। एक तो आते हैं नोट नंबर 1, साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा आप सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट स्पीसीज, एटम डिफरेंट है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, इन डिफरेंट स्पीसीज, तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इलेक्ट्रॉन चेक कर लिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो, हिंट नंबर 1 इससे कर सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसमें ज्यादा हो, प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा हो, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो साइज बड़ा होगा या छोटा होगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो छोटा, तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो उसका साइज छोटा हो। या मैं हिंट नंबर 2 देता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हिंट नंबर 2 देता हूं, अगर आप प्रोटॉन नहीं देख पा रहे हो तो एक काम कर देना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने साइज छोटे होंगे। कैटायनिक स्पीसीज आर स्मॉलर, जैसा अभी ऊपर किया था आपने। एंड कौन सी स्पीसीज होंगी? एनाइनिक। सिंपल, सबसे सिंपल, वेरी सिंपल। बस आप देखते जाओ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाए उतना साइज बड़ा करते जाओ, एनाइनिक स्पीसीज लार्जर, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाए उतना साइज छोटा करते जाओ। किसके अंदर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। ये ध्यान कर लेना, वैसे नहीं हर जगह मत लगा देना ये कॉन्सेप्ट, हिंट वहीं लगाए जाते हैं जहां पर वो एप्लीकेबल हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जो कैटायन होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतने छोटे, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने बड़े हो जाएंगे साइज। जैसे देखो, एज एग्जांपल मैंने आपको ये दे दिया F नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al+3, ये स्पीसीज दे दी बेटा। मैंने कह दिया इनका साइज बताओ आप, F नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, सपोज ये 4 स्पीसीज दे। तो सबसे पहले यू नीड टू चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू नीड टू चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर में अगर नेगेटिव है तो ऐड कर लेना बेटा, और पॉजिटिव है तो माइनस कर लेना। उल्टा चलना है, मतलब नेगेटिव है तो ऐड करने हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, और पॉजिटिव है तो माइनस करने हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। 9। अब ये -1 दिया हुआ है, तो माइनस है तो ऐड करना है, 9 और 1 ऐड कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। F नेगेटिव है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। 9 + 1। मैग्नीशियम में 9 + 1। नेगेटिव है तो प्लस करना है, पॉजिटिव है तो माइनस करना है। मैग्नीशियम में देखो बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब मैं ये क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए माइनस करूंगा या प्लस करूंगा? माइनस। माइनस, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। 10। इस स्पीसीज में भी 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बताओ बेटा? 13। 13। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए माइनस होंगे या प्लस? माइनस। माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 10। 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 है तो -2 है तो प्लस कर दूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 10। ये डिफरेंट स्पीसीज थी, लेकिन इन डिफरेंट स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा आ गया? सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आया, तो किस टाइप की स्पीसीज हुई है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में 2 तरीके हैं। वैसे तो सबसे कंपटीशन के लिए तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें है देखो? एल्यूमिनियम। तो सबसे छोटा एल्यूमिनियम। फिर उसके बाद किसका साइज आएगा? मैग्नीशियम। कर लोगे ना वैसे क्वेश्चन एमजी? उसके बाद किसका साइज आएगा? फ्लोरीन। F नेगेटिव। फ्लोरीन मत बोलो, इसको फ्लोराइड बोलो, F नेगेटिव। उसके बाद किसका साइज आएगा? ऑक्सीजन। O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, या ऑक्साइड बोलो, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन गलत है, ऑक्साइड है। तो ऐसे करके दिखा, अब अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो मैंने ये भी तो बताया था, जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। तो एटॉमिक नंबर देखो कितना सबसे ज्यादा है? एल्यूमिनियम नीचे आ गया। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर कम किसका है सबसे? देखो फ्लोराइड। ऑक्सीजन का 8 है। तो इवन मैंने इस किताबों में तो ये लिखा हुआ है, मैंने इससे भी इजी काम कर दिया आपको। ये वाला, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बड़ा होगा। लेकिन किसके लिए बेटा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये ध्यान रखना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए, आता है ऐसा क्वेश्चन। ये नोट लिख रहा हूं ना, नोट का मतलब इनको तो बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लिया करो। नोट से ही नोट कमाओगे लाइफ में जाके आगे, यहीं से कंपटीशन फाइट होगा आपका। दूसरा पॉइंट है आपका इस तरह का क्वेश्चन कि साइज देखना है इन एक्वा सॉल्यूशन। साइज इन एक्वा सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइज देखना है लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में देखना है। तो इसमें एक काम कर लेना, इसका हिंट दे रहा हूं। जो पीरियोडिक टेबल में छोटा है वो वाटर में सबसे बड़ा हो जाएगा। जो पीरियोडिक टेबल में बड़ा है तो बस सीधा रिवर्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देन इन पीरियोडिक टेबल। बात समझ रहे हो? ये जो हम पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर साइज देखते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में नहीं, उन्हीं चीजों का साइज उनको पानी में डाल के देखते हैं। तो जो आ जाए उसका रिवर्स कर देना। जैसे देखो सपोज इन पीरियोडिक टेबल, मैं पीरियोडिक टेबल में देख रहा हूं, इन पीरियोडिक टेबल
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें साइज का ऑर्डर क्या होगा बेटा? सेम पीरियड है, इतना तो पढ़ते ही हम, इतना आइडिया ही होगा आपको। सेम पीरियड में ऊपर से नीचे जाओगे, शेल नंबर इंक्रीज होगा। यस सर। शेल नंबर इंक्रीज होगा तो साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज। इंक्रीज। शेल नंबर इंक्रीज होगा तो साइज छोटा नहीं बेटा, साइज बड़ा होना चाहिए ना। साइज इंक्रीज। शेल नंबर इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में साइज देखूं तो क्या आएगा? लिथियम से बड़ा किसका साइज होगा? सोडियम का। सोडियम से बड़ा साइज किसका होगा? पोटेशियम। पोटेशियम से बड़ा साइज होगा बेटा रुबिडियम। रुबिडियम से बड़ा साइज होगा सीजियम। इधर से इधर क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज। ठीक है। अब ये किसके अंदर देख रहे हो आप? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक। अब मैंने इसको ऐसे कह दिया इसी चीज को, इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन तो बिल्कुल उल्टा कर देना बेटा। अब साइज बिल्कुल उल्टा कर देना। अब साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम एक्वस सबसे बड़ा, फिर सोडियम एक्वस, फिर पोटेशियम एक्वस, रुबिडियम एक्वस, सीजियम एक्वस। पॉइंट आता है ऐसा क्यों? एक्चुअली जैसे ही ये एल्कली मेटल है, इन एल्कली मेटल को वाटर में डालोगे, इन एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो एक्वस में ये आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज होके एक्चुअल में आयन बनाएंगे, वाटर के अंदर जाएंगे तो इस फॉर्म में जाएंगे। Li पॉजिटिव आयन एक्वस, Na पॉजिटिव आयन एक्वस, K पॉजिटिव आयन एक्वस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। होगा क्या? वाटर में देखो चार्ज सबके ऊपर बराबर है ना, लेकिन साइज पीरियोडिक टेबल में किसका साइज बड़ा था बेटा? सीजियम का। लिथियम का साइज छोटा। एक छोटे साइज में पॉजिटिव चार्ज आए और एक बड़े साइज में पॉजिटिव चार्ज आए उतना ही, तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? छोटे वाले की। छोटे की डेंसिटी इसकी ज्यादा हुई तो इससे वाटर ज्यादा अटैच हो जाएगा। तो जो छोटे साइज का होता है उसके चारों तरफ वाटर ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मतलब इसको बोल देते हैं मोस्ट हाइड्रेटेड। जो लिथियम हो जाता है वो मोस्ट हाइड्रेटेड हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंडिस्पेंसेबल क्वेश्चन, मोस्ट हाइड्रेटेड। और जो बड़ा था सीजियम, ये जो होगा इसके साथ वाटर कम आएंगे क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी कम रहेगी। जो सीजियम है वो हो जाएगा लीस्ट हाइड्रेटेड। और ऐसा क्यों हुआ बेटा? मोस्ट हाइड्रेटेड, लीस्ट हाइड्रेटेड, ये हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। अब आप पानी के अंदर पानी का अटैच्ड वाटर के साथ इसका साइज देखते हो, ड्यू टू डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। वाटर के अंदर चेक करोगे तो आप वाटर के साथ चेक करोगे तो अब साइज बड़ा किसका दिख रहा है? देखो बेटा, आप मोस्ट हाइड्रेटेड जो होगा उसका साइज लार्ज, और जो लीस्ट हाइड्रेटेड होगा उसका साइज स्मॉल। वो तो मैंने देखो याद कराने के पहले ही बोल दिया, जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है बिल्कुल उसका उल्टा कर दो। जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड होगा बिल्कुल उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि जो छोटा होता है पानी के अंदर वो बड़ा हो जाता है पानी मिल करके उसके साथ, और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो अब बताओ, आप ऊपर से नीचे जाऊंगा इन एक्वस सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इन एक्वस सॉल्यूशन, देन इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट इज द साइज ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम? साइज बताओ क्या होगा? अब साइज डिक्रीज होने लगेगा। साइज डिक्रीज होने लगेगा, जिसका साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी इंक्रीज होने लगेगी। जो छोटा होगा पानी में चलेगा भी तो तेज ना, वो
मूव करेगा। तो जिसका साइज छोटा होगा तो मोबिलिटी क्या होगी बेटा? मोबिलिटी, चार्ज पार्टिकल बन गए ना अब ये सारे, तो मोबिलिटी इंक्रीज। ऊपर का मतलब बेटा इंक्रीज करना होता है, ऊपर एरो लगाऊं तो इंक्रीज, नीचे का मतलब डिक्रीज। मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो कंडक्टेंस क्या होगी? जिसकी मोबिलिटी, मूवमेंट ज्यादा, उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमोंग एल्कली मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम कंडक्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या आंसर दोगे बेटा? सीजियम। लिथियम। सीजियम, बिल्कुल सीजियम बेटा। लिथियम काय को हो गया? जिसका साइज छोटा, सब कुछ तो लिखा हुआ है सामने, साइज छोटा, जिसका साइज छोटा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, जिसकी मोबिलिटी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। तो ऊपर से नीचे कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो सीजियम देगा ना, लिथियम थोड़ी देगा। कॉन्सेप्ट लगाओ, रटो मत, रटना छोड़ दो, कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओ, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड अलग था, बट एक्वस सॉल्यूशन में ट्रेंड सब कुछ बदल गया है, इसलिए एग्जामिनर जो होगा वो आपसे एक्वस सॉल्यूशन में पूछेगा। जनरल ट्रेंड तो हर कोई बता देगा, वो पूछेगा पानी में जाने से क्या हुआ, साइंस कितनी पढ़ी है आपने, पानी जाने पर पानी जितना जिसके साथ अटैच होगा उसका साइज उस हिसाब से अफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको यही क्वेश्चन ये देता हूं कि एक है मेरे पास लिथियम आयन और एक है मैग्नीशियम, एक तो पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो आप, पीरियोडिक टेबल में बड़ा कौन होगा बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्लियर है। अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में देखूं, इन एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम। तो लिथियम आयन तो बना देगा Li पॉजिटिव आयन, है ना, और मैग्नीशियम बना देगा Mg। नहीं, मैं लिथियम को मैग्नीशियम में नहीं ले जाना चाहता था, मैं ले जाना चाहता था बेरिलियम में, बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। तो लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका बड़ा होगा? लिथियम का? नहीं, चलो मैं एक मिनट अभी आपको ये पॉइंट बताता हूँ, पहले ये करने के, क्योंकि फिर आपको अभी अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, तो मुझे बताना पड़ेगा तब बता पाओगे। तो ओवरऑल अब देखो आप, ओवरऑल जनरल ट्रेंड ऑफ साइज इन पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। ओवरऑल जनरल ट्रेंड ऑफ साइज पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले एस और पी ब्लॉक में, केस फर्स्ट, अलग अलग के लिए अलग अलग आता है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में देख रहे हो तो देखो ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो जनरली अगर आप मूव करते हो इधर लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज होंगे, साइज जो होगा वो आपका डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होंगे ड्यू टू जेड इन, नंबर ऑफ प्रोटोन इंक्रीज हो। तो अगर आप देखो कि यहां से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन रहेगा लास्ट वाला, एक्सेप्ट नोबल गैस, पहले ही करा है बिकॉज नोबल गैस की साइज बड़ा होता है। वेंडरवाल रिएक्शन वो होती है। तो अब देखो बाकियों में देखोगे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ड्यू टू जेड डोमिनेंट है और शेल सेम है, सब में सेकंड पीरियड है तो सेल सेम ही होगा। जैसे सपोज सेकंड पीरियड है लिथियम का, तो पीरियड सेम है तो प्रोटॉन इंक्रीज हुए जा रहे हैं, 3 4 5 6 7, तो न्यूक्लियस इफेक्टिव होता जा रहा है, साइज आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन यहां आते ही वापस साइज क्या हो जाएगा नियोन का? बड़ा हो जाएगा। इस बड़ा होने का रीजन लार्जेस्ट, अगेन आस्किंग ड्यू टू वैंडरवाल फोर्स, नहीं बेटा, वैंडरवाल रेडियस।
क्लियर? तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जनरली जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, जब देखें अपने ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसमें क्या होगा? शेल इंक्रीज होगा, प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे बट शेल डोमिनेंट है, शेल इंक्रीज होगा। इवन प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन लेस डोमिनेंट। जैसे शेल इंक्रीज होगा, शेल इंक्रीज होगा, पढ़ा बोला गया, शेल इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे आपका शेल इंक्रीज होगा तो आपका साइज भी क्या होगा बेटा इसका? ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज। तो लिथियम, जैसे अभी मैंने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एटसेट्रा, तो साइज क्या होता जा रहा था? तो इन जनरल लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज डिक्रीज होते हैं, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होते हैं। मैं आपको जो प्रॉब्लम दे रहा था अभी, जो थोड़ी देर पहले लिख रहा था, वो ये दे रहा था एज एग्जांपल, सपोज मेरे पास लिथियम है और बेरिलियम है, लिथियम एंड बेरिलियम। अब बताओ बेटा, सिंपल अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो साइज किसका बड़ा होगा? लिथियम। इन पीरियोडिक टेबल क्लियर है ना, किसका साइज बड़ा होगा? लिथियम का। अब इसी क्वेश्चन को मैं कह देता हूं कि इन एक्वस सॉल्यूशन ले लूं तो बेरिलियम। Beryllium. बेरिलियम। इन एक्वस सॉल्यूशन, यही क्वेश्चन बेटा एक्वस सॉल्यूशन आ जाए तो अब देखो क्या ऑर्डर आएगा। बिकॉज लिथियम कौन सा आयन बनाएगा बेटा? Li पॉजिटिव। और बेरिलियम कौन सा आयन बनाएगा वाटर के अंदर? Be सेकंड का है 2 पॉजिटिव। तो ज्यादा हाइड्रेटेड कौन होगा? Be2 पॉजिटिव, मोर हाइड्रेटेड। क्या रीजन? ड्यू टू, अभी पढ़ाया मैंने, अभी सिखाया आपको, मोर हाइड्रेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। न बेटा, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। उसके ऊपर 1 चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है, तो इससे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच हो जाएंगे। तो वाटर, यही क्वेश्चन अगर एक्वस सॉल्यूशन में आ गया तो किसका साइज बड़ा करोगे बेटा आप? बेरिलियम का। समझ रहे हो मेरी बात अब आप? तो मतलब ऐसे इतना इजी नहीं है पीरियोडिक टेबल। लोग कहते हैं कि बस सर रीडिंग मार लेंगे हो जाएगा। देख रहे हो आप कितने अप्स एंड डाउन है। तो LiBe, अब Li पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में देखा तो Be2 पॉजिटिव का साइज बड़ा हो गया, पीरियोडिक टेबल में देखा तो उसका साइज बड़ा था। एक चीज और, यहां के ऊपर वाले S या P में भी देखोगे तो एक एक्सेप्शन है आपका। एक्सेप्शन क्या क्या आगे देखो, एक तो ये अभी जो आपने पढ़ा, लास्ट नोबल गैस ऑफ लार्जेस्ट साइज, ऑर्डर टूटा है देखो, पहले डिक्रीज होते होते लास्ट में इंक्रीज हो गया। उसका रीजन हमने पढ़ लिया, D2 वैन डर वाल। एक और देखो, अगर आपका यहाँ बोरोन देखोगे, बोरोन थर्ड पीरियड में, बोरोन के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पर? गैलियम। तो हिसाब से एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज में क्या आना चाहिए? एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए और एल्यूमिनियम का साइज छोटा होना चाहिए, बट अप्रोक्स इक्वल होते हैं, ये अप्रोक्स इक्वल होते हैं। बिकॉज गैलियम से आगे डी ब्लॉक आ जाते हैं, तो डी ब्लॉक आने से 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाते हैं। पीरियोडिक टेबल देखोगे ना आप तो सारा कुछ क्लियर समझ आ जाएगा, फिर आपको एक्सेप्शन नहीं लगेगा। लोग कहते हैं ना एक्सेप्शन, वो तो याद कराने के लिए बोला गया, कुछ एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर नहीं है साइज को देखने के लिए। अगर आप यहां से यहां देखोगे, अगर आप यहां देख रहे हो बोरोन फर्स्ट में है नहीं, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम और गैलियम आएगा यहां पर। तो यहां पर D10 डी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाएंगे, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। तो ये एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन भी तो आ गए इनके, एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन,
क्योंकि यहां नहीं थे डी ब्लॉक एलिमेंट, तो बोरोन से एल्यूमिनियम में रेगुलर साइज हुआ, लेकिन यहां से यहां गए आप तो ठीक है, यहां से यहां गए आप कहोगे कि सर एन इंक्रीज हुआ है, शेल इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां से यहां आए आप, इधर से इधर आए, तो जैसे ही पी ब्लॉक तो इधर है ना, ये तो डी ब्लॉक एक्स्ट्रा आ गया, तो पी ब्लॉक यहां पर क्या आएगा, देखो आपका पोटेशियम, कैल्शियम, तो कैल्शियम ये रहा एस ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक, बीच में 10 डी ब्लॉक एलिमेंट और आगे, तो यहां तो आपको देखोगे तो 10 और 8 18 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाएंगे, तो यहां पर जो प्रोटॉन जो होंगे जेड में भी इंक्रीज होगा, और कितना जेड इंक्रीज होगा, 18 प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। तो अब की बार क्या होगा कि एन सेल क्या करता है, साइज को इंक्रीज करता है, लेकिन जेड इफेक्टिव जो है वो साइज को डिक्रीज करता है। 18 प्रोटॉन आ गए एकदम न्यूक्लियस में, तो साइज को डिक्रीज, यहां इफेक्ट नहीं था, जेड का डोमिनेंट नहीं था, तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। जितना साइज इंक्रीज हुआ उतना साइज डिक्रीज हुआ। दैट्स वाई दूसरा एक्सेप्शन याद करोगे, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज द कॉन्सेप्ट कि एक्स्ट्रा प्रोटॉन इंक्रीज हो गए हैं, तो साइज ऑफ हेलियम इज ऑलमोस्ट, इवन स्मॉल हो जाता है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट इक्वल टू एल्यूमिनियम ड्यू टू 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कई बार जनरल ट्रेंड टूटते हैं। तो अभी देखो मैंने फर्स्ट केस ही बताया आपको, एस एंड पी ब्लॉक में, एस एंड पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे, यू observe generally, then you can say that if we move from left to right, then there is a decrease in size, and if we move from top to bottom, then there is a increase in size। यहां से तो क्वेश्चन कभी आना ही नहीं है, इतना जनरल क्यों क्वेश्चन पूछेगा। बट आप देखोगे कि हर एक पीरियड में लास्ट जो होता है नोबल गैसेस का साइज इंक्रीज हो जाता है, बट ऊपर से नीचे भी जाओगे तो इस तरह से आप दो एक्सेप्शन में याद कर सकते हो इसको, एक तो नोबल गैसेस वाला और एक गैलियम वाला। गैलियम और एल्यूमिनियम के साइज भी अप्रोक्स इक्वल होते हैं, उसका रीजन जो होता है एक्स्ट्रा प्रोटॉन। अब यही चीज हम केस सेकंड, रीजन तो आज क्लास में नहीं कर पाएंगे, तो मैं पहले इंफॉर्मेशन ही दे देता हूं आपको। केस सेकंड, अगर आप देखो साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट, तो साइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट में देखोगे तो जनरली इरेगुलर, कोई रेगुलर ट्रेंड मिलेगा ही नहीं, जनरली इरेगुलर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। दूसरी बात देखोगे तो यहां पर साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्टिकली और जो आप नीचे की तरफ जाते हो डाउन, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली no large difference is size। आपसे पूछा जाए in which of the element there is no large difference in size on moving left to right or moving top to bottom, तो आंसर दोगे डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ इसी को आप एक नाम और देते हो ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट। फिर भी जनरली मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है, जैसे मान लो 3D सीरीज है फोर्थ पीरियड में, जैसे फोर्थ पीरियड मतलब डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 3D होगा, 3D सीरीज पीरियड के अंदर देखें, फर्स्ट साइज डिक्रीज, देन बिकम कांस्टेंट, और साइज भी क्या डिक्रीज, स्लाइटली डिक्रीज, कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं आता, स्लाइटली डिक्रीज, देन बिकम कांस्टेंट, एंड फाइनली इंक्रीज। काफी इरेगुलरिटी मिलती है साइज में डी ब्लॉक में। कैसे, सपोज मैं स्कैंडियम से देखूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, पहले मैं देखूंगा डिक्रीज होता जा रहा है, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकिल, अप्रोक्सीमेट साइज सेम रहेगा। फिर लास्ट में जाके जो मेंबर आएंगे तो फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कॉपर, जिंक, पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर स्लाइटली इंक्रीज। पहले डिक्रीज होता है, इसका रीजन है जेड इफेक्टिव, मतलब जो जेड है, प्रोटॉन का नंबर इफेक्टिव है, वो डोमिनेंट है स्टार्टिंग में। जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, इसलिए साइज स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट में भी अगले क्लास में पढ़ाऊंगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इज नथिंग, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को बोलते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए साइज, ये जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है, यहाँ ये डोमिनेंट है, इसलिए साइज आपके इंक्रीज होते हैं। और मिडल में ये दोनों इफेक्ट बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका रीजन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। ऐसे ही अगर आप 6th पीरियड और 7th पीरियड में देखो, या ये 5th पीरियड, जैसे 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, ऊपर से नीचे जाते हैं, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं अपने, टॉप टू बॉटम जाओ आप, तो देखोगे कि साइज बढ़ने चाहिए थे जो एस या पी ब्लॉक में बढ़ते थे, वैसा यहां कुछ भी नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम से लेके जिंक तक 3D 4th पीरियड के एलिमेंट हैं। 5th पीरियड में यूट्रियम, जर्कोनियम से लेके कैडमियम तक, इन सब में साइज इंक्रीज होने चाहिए थे, इंक्रीज हो रहे थे। फिर 6th पीरियड में लेंथेनम स्टार्ट हो जाता है, और लेंथेनम के बाद आ जाते हैं यहाँ प्रॉब्लम, लेंथेनम के बाद या लेंथेनाइड आ जाते हैं 14 सीलू लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड का मतलब एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है तो वापस साइज डाउन कर देते हैं। या होफनियम, और ये आ गया मरकरी। तो होफनियम मरकरी तक देखो, ऊपर से नीचे यहाँ ठीक है, साइज इंक्रीज होगा स्कैंडियम, यूट्रियम, लिथियम, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गए तो इन सब के साइज इक्वल होंगे यहां से लेके यहां तक। तो 5th और 6th पीरियड के साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहे हैं। रीजन क्या हो जाएगा इक्वल साइज? ड्यू टू ये वाला एक्स्ट्रा प्रोटॉन, प्रोटॉन होते हैं लेंथेनाइड के होते हैं, प्रोटॉन साइज को छोटा कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं इक्वल साइज ड्यू टू लेंथेनाइड। वर्ड यूज करते हैं बेटा इसके लिए, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा होने को कॉन्ट्रैक्ट, दबने को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, दबना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इक्वल साइज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड दे देना है आपने। यहाँ एक और वर्ड यूज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिटेल इसका, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग ऑफ, दोनों में जो ऑप्शन हो वो आंसर दे देना है। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में जो इधर से इधर जाओ तो भी देखो साइज बराबर से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे भी बराबर आ रहे हैं, तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली इक्वल साइज रहते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ये साइज का जो ऐसा क्यों आता है, और ये पुअर शील्डिंग लेंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आपका साइज के बारे में। तो इसका मतलब जब साइज हमने यहाँ पढ़ लिया ना, आगे डी ब्लॉक पढ़ेंगे, अभी एफ का बताऊंगा, या हर एक अलग अलग चैप्टर में हमें साइज को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो पूरा चैप्टर, आज का पूरा क्लास देखो, सिर्फ हमने साइज पे डिस्कस किया है, उसमें भी रह गया है कुछ, उस अभी और करना है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी देखो मैंने आपको, मेरे को थोड़ा सा आप रिपीट कर दें 2-3 मिनट के लिए, तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर हमारे पास सेम एटम है, उसकी कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैंडरवाल रेडियस बन रही है, तो क्या ऑर्डर होगा? सर कोवेलेंट रेडियस सबसे ज्यादा कोवेलेंट रेडियस होगा, फिर मेटालिक रेडियस होगा। सबसे ज्यादा नहीं बेटा, क्या बोलते हैं उस पे अरे माइंड नहीं का। सॉरी, सबसे कम। ये क्यों बुलवाता हूं मैं आपको, ये इसीलिए बुलवाता हूँ, क्लास में होते तो और इन्वॉल्वमेंट करवाता मैं इसलिए कि हम क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, इसमें फर्क होता है कई बार। यस सर। अच्छा, दूसरी बात बताओ बेटा मुझे, सेकंड, अगर हमारे पास सेम एटम है तो कैटायन, न्यूट्रल और एनायन के साइज का क्या ऑर्डर होगा? एनायनिक साइज बड़ा होगा। सर कैटायन छोटा होगा, एनायन बड़ा होगा।
ठीक है, हाँ। लेकिन सेम एटम में। ऐसे नहीं कि मैं आपसे ये बोल दूं कि बताओ H नेगेटिव और I पॉजिटिव में कौन बड़ा होगा, तो आप कह दो सर एनायन बड़ा होगा, क्योंकि ये ना तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना सेम एटम है। आयोडीन बहुत बड़ा होगा, ये हाइड्रोजन स्मॉल होगा। हर एक कैटायन हर एक एनायन से बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, आई एम रिपीटिंग अगेन, फॉर सेम एटम एंड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एनायन बड़े होते हैं, कैटायन छोटे होते हैं। तो these two species not are of same atom and not are isoelectronic, तो तब हमें थोड़ा अपना विजुअल माइंड यूज करना पड़ेगा कि भी कौन बड़ा हो सकता है। अच्छा, फिर बताओ एस और पी ब्लॉक में क्या ट्रेंड है साइज का, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में जर्नल ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीजेस। साइज टॉप टू बॉटम साइज नॉट डिक्रीजेस बेटा, टॉप टू बॉटम साइज नॉट डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। एक्सेप्शन क्या क्या है एसपी ब्लॉक में? जो रेगुलर ट्रेंड कर रहे हो उसका एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन सर, नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस। वेरी गुड। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के इक्वल होता है, ड्यू टू 10 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स इन गैलियम एटम। ऊपर नहीं बेटा, डाउन हो जाता है, ऊपर तो होना ही चाहिए था, ऊपर नहीं होता। एक्सेप्शन तभी है ना, जितना है उतना नहीं हो पाता है ना। और डी ब्लॉक में क्या रहता है? इरेगुलर। और वो इरेगुलरिटी क्या है याद रखनी है आपने, कि पहले साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। टॉप टू बॉटम देखें तो स्पेशली मैंने कुछ एलिमेंट डाले हैं, फिफ्थ और सिक्स पीरियड में साइज जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। जहां होता है उसको अच्छी तरीके से लर्न करना है बेटा। क्लियर? तो मैं डीपीपी भी डालूंगा पिछले की और इसकी आज, उसको फिर अच्छे से करना। देखो मैं आपको एक अच्छा सा तरीका जाते जाते बता देता हूँ। अगर आप टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं ना, तो डीपीपी को एज ए टेस्ट लिया करो। आप पहले अच्छी तरीके से पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं कि नोट्स एक तरफ रख लिया, डीपीपी एक तरफ रख ली, उधर से देख के टिक कर दिया, फिर कोई प्रॉफिट नहीं होगा बेटा। पहले आपको जो याद करना अच्छी तरह से याद कर लो, फिर कॉपी क्लोज कर दो याद करने वाली, और फिर आप डीपीपी लेके उठा के बैठो, फिर उसको सोल्व करो। देखो कितना सोल्व होता है। तो लाई के पेपर आएगा, जो उसका टेस्ट होगा वो लाई के पेपर होगा। रिजल्ट्स आल्सो सिमिलर विद द टेस्ट रिजल्ट्स, तो आपको काफी उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। यस सर, अगर लिथियम और मैग्नीशियम होगा तो फिर उसमें साइज किसका बड़ा मानेंगे? अगर पीरियड सीधा ले लिया आपने, लिथियम और मैग्नीशियम, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है, तो मैग्नीशियम बड़ा है ना। अगर Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव ले लिया तो साइज लिथियम का बड़ा होगा। ये डेटा बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। डेटा बेस्ड थोड़ा सा फर्क आ जाता है फिर, क्योंकि आगे चल के डायगोनल रिलेशनशिप करेंगे। तो लिथियम Li पॉजिटिव का साइज मैग्नीशियम से हल्का सा बड़ा है। सर लेकिन वो मैग्नीशियम सेकंड पीरियड में, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट तो जा रहा है ना, तो साइज थोड़ा सा तो डिक्रीज होना चाहिए। नहीं, वो तो एक थर्ड पीरियड में तो शेल कितना इंक्रीज हो गया। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नो डाउट लिथियम से मैग्नीशियम बड़ा होगा। लेकिन Li एक फैक्टर नहीं होता ना बेटा, बहुत सारे फैक्टर है। प्रोटॉन का फैक्टर भी काम करता है, तो उसमें हमें ये ढूंढना होता है डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है। हाइड्रेशन भी होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसलिए कई चीजें ऐसी आती हैं कि हमें याद ही करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई वेयर जो है आई एम हेल्पफुल टू यू, कि मैं आपको वहां पर हेल्प कर पाता हूँ कि भाई ये याद कर लो, ये ऐसे आएगा। तो कहीं भी अगर फर्स्ट सेकंड या फिर सेकंड थर्ड पीरियड का कोई एलिमेंट दिया है तो ग्रेटर पीरियड का वो एलिमेंट का साइज बड़ा ही होगा। एलिमेंट का साइज बड़ा होगा अगर कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो। है तो यहाँ भी देखो, लिथियम सेकंड पीरियड का, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का, बट व्हाट एम आई आस्किंग, मैं कह रहा हूँ कि लिथियम बड़ा है, Li पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज डेटा बेस्ड। वाटर के अंदर कितना हाइड्रेटेड होता है, कितना नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। Okay beta, now I'm leaving. See you till the next class. Bye. Thank you. Thank you, sir.